अब हम बात करेंगे आपके जो यूएस से टूरिस्ट वीजा है उसको स्टडी वीजा में कैसे कन्वर्ट करें। मैं अभी आपको बताऊंगी सिर्फ यूएस से टूरिस्ट वीजा को यूएस से स्टडी वीजा में कन्वर्ट करने के बारे में, स्पेशली ओनली इन यूएस से जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे या क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करने होंगे उन सब के बारे में। तो बेसिकली आपको B1 एंड B2 वीजा अलाउ नहीं करता कि आप वहां जाके कोर्स में एनरोल करें। B1 तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन B2 वीजा आपको अलाउ करता है कि आप शॉर्ट टर्म स्टडी कोर्स कर सकते हो। तो बेसिकली B1 एंड B2 वीजा आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपना जो आपका इमिग्रेशन रूट है आप उसको चेंज करें। तो सबसे पहले आपने क्या जानना है कि कोई आपकी सरकमस्टांस ऐसे हो सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है या फिर आपको और ज्यादा कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करना है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि B1 जो वीजा है वो ओनली फॉर बिजनेस है, ओनली बिजनेस। लेकिन जो B2 वीजा है आपका, B2 वीजा आपको लाइक आपको मेडिकल पर्पस, टूरिस्ट या फिर साथ में आपको मीटिंग वगैरह अटेंड करना भी अलाउ करता है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप B2 अप्लाई करें ताकि आप वहां जाके अपने आप को शॉर्ट टर्म कोर्स में भी एनरोल कर सके। तो एक आपने देखा होगा, दो तरह की यूनिवर्सिटी होती है, एक्रेडिट और नॉन एक्रेडिट। लेकिन यूएसए के अंदर एक्रेडिट यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपने क्या चेक करना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो SEVP को फॉलो करती है, जो क्या है कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफाइड स्कूल, कि उस यूनिवर्सिटी को या फिर उस कॉलेज को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है कि आप टूरिस्ट वीजा को स्टडी वीजा में कन्वर्ट करा सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी के पास 2-4 कोर्स ऐसे होंगे, लेकिन आप वहां पे कोई भी डिग्री नहीं कर सकते, डिग्री नहीं कर सकते। शॉर्ट रिक्रिएशनल कोर्स आप कर सकते हैं कि कोई आपने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड करना है, कोई ड्रामा से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज कोर्स या फिर वोकेशनल कोर्स, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप डिग्री नहीं ले सकते। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आगे का स्टेप क्या होगा। तो बेसिकली पहले आप समझे कि कितने तरह के वहां पे और वीजा होते हैं। तो सबसे पहले आता है F1 जो कि बेसिक स्टडी वीजा होता है। अगर आप इंडिया से यूएस से जा रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री से स्टडी के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए, तो वो होता है F1 वीजा। देन उसके बाद आता है एक M1 होता है वोकेशनल पर्पस के लिए, कि आपको कोई पर्टिकुलर छोटा मोटा कोर्स करना है, इसके अंदर डिग्री इंक्लूड नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि चेंज योर स्टेटस, कि आपने वहां पे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। कि आपको पता है, आपको जानना है कि आप कौन से वीजा पे हो। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप कौन से वीजा पे हो, आपका वीजा आपको अलाउ करता है या नहीं करता। देन उसके बाद आपने देखना है कि जो आपका कोर्स है वो जो आप लेना चाह रहे हो वो किसी यूनिवर्सिटी के पास है या नहीं। और अगर यूनिवर्सिटी के पास है तो उसके पास SEVP लेटर होना चाहिए, जो कि यूएस गवर्नमेंट उनको अप्रूव करती है। स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफाइड स्कूल होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुने। ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सारे स्टेप्स इंक्लूड है। तो बेसिकली आप यूएस जाने के बाद भी इसको देख सकते हैं, ताकि आपको उस टाइम पे एक आपके पास कंक्लूजन हो कि आपने पहले क्या करना है। तो सबसे पहले जो सबसे प्राइमरी स्टेप हमारे पास आ जाता है, तो वो आता है स्कूल में एडमिशन। तो बेसिकली आपने सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, SEVP सर्टिफाइड आपने स्कूल में एडमिशन लेना। सबसे पहले आपने क्या करना है, एडमिशन लेना है स्कूल में, वो भी सर्टिफाइड। तो जो भी स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया था कि उनके पास कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो यूएस गवर्नमेंट उनको सर्टिफाइड कर देते हैं कि हाँ आप जो बच्चों का टूरिस्ट वीजा है उसको आप स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली सबसे पहले आपने स्कूल को सर्च करना है। आपको स्कूल मिल गया, आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया। देन उसके बाद एडमिशन लेने के बाद आपका जब स्कूल आपको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये बच्चा हमारे पास पढ़ सकता है, इसके पास एनफ डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, तो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी 10th 12th बैचलर मास्टर जो भी आपकी डिग्री है, जो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, वो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी।
कि आप जिस यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो। देन उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर जो आपने वहीं पे अरेंज करना है कि लाइक आप इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स ले सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज आपका एक कोर्स जो आप पता ही है, नॉर्मल सी बात है, आईएलटीएस हो गया, पीटी हो गया, टोफल हो गया। तो पीटी वहाँ पे बहुत कम कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं, तो बेटर है कि आईएलटीएस या फिर टोफल, इनमें से आप कोई ऑप्ट करें। फिर उसके बाद लेटर कोर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले सर्टिफाइड स्कूल को आपने सर्च करना है। जैसे ही आपको एक स्कूल मिल जाता है उसमें आपने अपना एडमिशन लेना है। एडमिशन के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको एक कॉलेज एक फॉर्म देगा जिसका नाम है क्या, I-20 I-20 फॉर्म एक फॉर्म है जो यूएस गवर्नमेंट को आपने सबमिट कराना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में एडमिशन मिल गया है और आप एलिजिबल हो। तो एक तरीके से ये क्या है, आपका एलिजिबिलिटी चेक। एलिजिबिलिटी चेक। देन उसके बाद आप आ जाओ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करने हैं। तो एक तो आपका हो गया I-20 फॉर्म। देन उसके बाद आ गया आपका DS-160 फॉर्म। ये 2 फॉर्म हो गए। देन उसके बाद एक फॉर्म होता है IF-39 फॉर्म। ये फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ऑनलाइन ही आपने इसको फिल करना है। तो बेसिकली ये फॉर्म किसके लिए होता है कि जो आपका नॉन इमिग्रेंट स्टेटस है यूएस के अंदर, क्योंकि आप टूरिस्ट वीजा पे हो तो आप को स्टडी में कन्वर्ट कराना है। तो ये आपकी एक तरीके से एप्लीकेशन है कि जो आपने फिल करनी है। जैसे आप नॉर्मल स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, वैसे ही जो आपका आपका जो वीजा है उसको एक्सटेंड कराएगा या चेंज कराएगा नॉन इमिग्रेटन स्टेटस से इमिग्रेटर स्टेटस में विद USCIS। तो USCIS क्या होता है, बेसिकली यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस। ये USCIS की फुल फॉर्म है। तो ये फॉर्म आपने फिल करना है। तो बेसिकली आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद आपका वीजा आपके पास होना चाहिए। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, आपका I-20 फॉर्म। देन उसके बाद आपका DS-160 फॉर्म। देन उसके बाद आपका IF-39 फॉर्म। इसके साथ साथ जो आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है आपके क्या, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जरूरी है ताकि आप उनको शो कर सके कि आप यूएस के अंदर रह के अपनी स्टडी को लाइक फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपने जो वीजा का स्टेटस आप एक्सटेंड करा रहे हैं या फिर चेंज करा रहे हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सके। और सेकंड, आपको पता ही है कि आपने जब कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस टाइम भी आपने फीस सबमिट करनी है। तो इसके साथ आपने यूएस गवर्नमेंट को फीस देनी है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने बेसिकली क्या क्या लिखना है, आपका अपना वीजा स्टेटस, कि आपका वीजा स्टेटस फिलहाल क्या है। पहली बात, आप वहां पर विद इन द टाइम, आप अगर 6 मंथ के लिए गए हैं तो 6 मंथ के अंदर ही आपने अपना चेंज करा देना है स्टेटस, ताकि जो आपका करंट वीजा स्टेटस है वो इलीगल ना हो जाए। कि आपका जो वीजा की वैलिडिटी है वो होनी चाहिए और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी भी एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका रीजन ऑफ चेंज, कि आप रीजन क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपने उनको इस तरीके से दिखानी है अपनी डेडिकेशन कि ये कोर्स मेरे लिए कितना जरूरी है और इसके बाद मेरे लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। ये चीज डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपने इन सब की कॉपी सबमिट करनी है, इन सब की कॉपी। तो एक चीज क्या आती है, आपका इंटेंट लेटर, जिसमें आपको उनको बताना है कि आपका मेन रीजन क्या है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे आपने लिखा रीजन फॉर चेंज, वही इसमें इंटेंट लेटर आएगा। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि आपने कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ये आपका यूएस में हमेशा के लिए आपको बैन करा सकती है अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उनको देते हैं।
तो इसका प्लीज ध्यान में रखें। आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपका वीजा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और देन उसके बाद आपको I-20 फॉर्म की कॉपी और DS-160 फॉर्म, आपका IF-39 फॉर्म, उसके बाद आपका इंटेंट लेटर कि आप क्यों चेंज कराना चाह रहे हो, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद एक चीज क्या आती है कि लाइक आपका अवेटिंग रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, कि आपको लाइक वहाँ पे US गवर्नमेंट में आपको स्टे मिला है या नहीं, तो आपको आपका वीजा जो स्टेटस है उसकी एक कॉपी। देन उसके बाद अपना स्टेटस मेंटेन रखें, लाइक अगर आप टूरिस्ट वीजा पे है तो उसको आप इलीगल ना होने दें। अपने टूरिस्ट वीजा का जो स्टेटस है उसको मेंटेन रखें, लाइक कि आप का वीजा मंथ जो है वो 6 मंथ्स है, आपकी जो टाइम लिमिट है, तो विद इन 3-4 मंथ्स ही आप इसको अप्लाई कर ले, कि ताकि आपके पास एनफ टाइम हो चीजों के लिए, आपका स्टेटस उससे पहले एक्सपायर ना हो जाए। अप्लाई बिफोर प्रोग्राम स्टार्ट। तो बेसिकली ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आपने शुरू में आपने क्या किया था, आपने स्कूल में एडमिशन लिया था, स्कूल ने ही आपको I-20 फॉर्म दिया है जिसके थ्रू आपने ये सब डॉक्यूमेंट अरेंज किए हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका जो कॉलेज की स्टार्ट डेट है उससे पहले ही आपको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। आपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ेंगे, फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे, तो इसको बहुत ही सीरियस नोट पे आपने सब कुछ कंप्लीट करना है। एक चीज क्या आती है कि आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है विद इन अ वीक, तो गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है आपके एप्लीकेशन पे कुछ वर्क करे, कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका वीजा रिजेक्ट ही कर देगी, कि आपका जो इंटेंड फॉर्म आपने लगाया है एक्सटेंड के लिए वो रिजेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आपने उनको एनफ टाइम देना है, किसको, USCIS मैंने आपको बताया, US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, कि आपने US गवर्नमेंट को एनफ टाइम देना है कि आप अपना लाइक अपना डिसीजन आप इजीली ले सके गवर्नमेंट, कि हाँ इसके पास लाइक इसने पहले ही सोचा। कि बेसिकली देखो कि अगर आप 1 मंथ पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि आपको काफी टाइम तो इसी में लग जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने में, सब कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने में, तो गवर्नमेंट के पास कम टाइम बचेगा आपके जो फाइल को रिव्यू करने का। तो वो सोचेंगे कि इसने पहले नहीं किया, और लाइक उनके पास एक रीजन हो जाएगा आपको रिजेक्ट करने का। लेकिन आप जाते ही वहां पे 1-2 महीने के अंदर अपना वीजा स्टेटस अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, कि मेरे को ये कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और इस कोर्स से मुझे ये फायदे मिल सकते हैं, मैं US घूमने के लिए आया था, लेकिन मुझे जो यहाँ का स्टडी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटिंग लग रहा है, या फिर लाइक बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि मैं इसके थ्रू अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा, तो मुझे ये कोर्स करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि लाइक यू आर सिंसियर, कि हाँ इसको सच में करना है, तो आपने एनफ टाइम अपने पास रख के चलना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको की पॉइंट्स बता देती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी है। तो एक की पॉइंट मैं आपको रिव्यू में दे देती हूँ। सबसे पहले आपने कॉलेज सर्च करना है कि जिसमें आपका कोर्स ऑफ इंटरेस्ट हो। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बहुत ही हार्ड कोर्स चूज कर ले जो इसका आपको क्या क्या गैर ना पता हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो बेसिकली सोच समझ के कोई कोर्स चूज करें। देन उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करके और लाइक सब कुछ देख के आप उस कोर्स में एडमिशन ले। आपको कॉलेज से I-20 फॉर्म मिलेगा जो आपको बताएगा कि हाँ आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, और गवर्नमेंट आपको वीजा एक्सटेंड देगी। तो गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है, ना ही कॉलेज का कोई लॉस है, बल्कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद DS-160 फॉर्म आप शुरू से ही फिल कर रहे हैं तो वो आपके पास ऑलरेडी होगा, उसकी कॉपी आपको चाहिए। IF-39 फॉर्म, IF-39 फॉर्म इज द मेन फॉर्म जो आपकी जो एप्लीकेशन को चेंज कराने में आपकी हेल्प करेगा, आपके स्टेटस को। देन उसके बाद ऑब्वियसली बात है आपको फीस वगैरह का ध्यान रखना है, आपकी फीस पे होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपका I-20 फॉर्म, DS-160 एंड IF-39 फॉर्म, आपका इंटेंट लेटर फॉर्म, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद एक आपका क्या होता है अवेटिंग स्टेटस, कि आपका वेटिंग स्टेटस का प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए। और जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका वीज़ा एक्सपायर ना हो जाए, आपका स्टेटस इलीगल ना हो। डॉक्यूमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा, ये तीनों फॉर्म, I-20, IF-39, DS-160 फॉर्म आप बहुत पहले से फिल कर चुके हैं तो उसकी कॉपी, आपका इंटेंट लेटर और अवेटिंग रिजल्ट का आपका प्रूफ, तो ये सब आपने सबमिट करना है। फीस
तो आपको पता ही है कि आपने देनी पड़ेगी, कि जो फीस वीज़ा की रेगुलर फीस है, आपकी कॉलेज की एडमिशन की जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। और एक आपने क्या करना है, अपना अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, कि जो आपका स्टेटस है वो ही रहे, आप इलीगल ना हो जाए कुछ भी करके। आपने कोई भी इलीगल वहाँ पे काम नहीं करना है, ताकि आपके वीज़ा को इफेक्ट हो, या फिर आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और डेट्स को बहुत ध्यान में रखना है। और एक और चीज़, कि आपने कोई भी मिसलीडिंग या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। बेटर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ताकि आप इसको देख सके। वैसे मैं रिसिप्ट भी इसकी ऐड कर दूंगी बाद में, कि डॉक्यूमेंट वगैरह की और इन सब की, ताकि आपके लिए बेटर एक प्रूफ हो जाए, कि लाइक आपके पास इजीली, आपके पास 1 2 3 4 आपको 5 पता है कि आपने ये 5 डॉक्यूमेंट देने हैं, तो उनको आप इजीली अरेंज कर सके। तो फ्रेंड, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी। तो उस फीस का नाम है I-901 फीस, दैट इज स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम फीस। कि आपके स्टेटस को चेंज करने के लिए यूएस गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ रहा है, तो वैसी बात है कि आपको उनको ये फीस पे करनी पड़ेगी। तो अब कंडीशन आती है, या तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, एक होता है, या फिर आपका एक्सेप्ट हो जाता है। बेसिकली हम इसको वीज़ा नहीं बोलेंगे, ये एक एक्सटेंड वीज़ा है, कि आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा रहे हो, तो उसके लिए तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस पर नंबर होगा, वैसी बात है, रेफरेंस नंबर, ट्रैकिंग नंबर, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। तो अभी मैं बताऊंगी पॉजिटिव, कि अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको ओवैसी बात है, आपको नोटिस आ जाएगा आपकी मेल आईडी पे, तो उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा, आपको फिर आपका जो पासपोर्ट है वो रिसीव हो जाएगा, कि आपका जो स्टेटस है वो आगे बढ़ चुका है। तो पोस्ट अप्रूवल यानी कि आपका वीजा आ चुका है, आपका अप्रूव हो चुका है, एक्सटेंड या फिर चेंज ऑफ इमिग्रेट स्टेटस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो एक फॉर्म क्या होता है, I-90 फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म हो गए तो I-94 फॉर्म, ये फॉर्म आपका बेसिकली बताता है कि जो आपकी लेंथ ऑफ स्टे है, कि आप कितने टाइम तक स्टे कर सकते हैं, आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है, और आपकी क्या डेट है, लास्ट डेट, कि अंटिल डेट ऑफ एडमिशन, कि आपकी जो एडमिशन आपने जिस कोर्स में लिया है उसकी आपकी कौन सी डेट है, कि आप अब कब तक यूएस में रह सकते हैं। तो बेसिकली यही फॉर्म है जो आपके स्टेटस को दिखा रहा है कि आप अब इमिग्रेंट है, आपका जो टूरिस्ट स्टेटस था वो स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट हो चुका है। देन उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया था जाके उसमें एनरोल कीजिए, अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए, अब आप फुल टाइम वहाँ पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको जो ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप SEVP सर्टिफाइड कॉलेज में ही एडमिशन ले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कॉलेज, ये आपका बेसिक चीज है जहाँ पे आपने एडमिशन लेना है, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेप्स है। अगर यही गलत हो गया, अगर आपका कॉलेज ही SEVP सर्टिफाइड नहीं है, तो वैसी बात है, आपको वीजा अप्रूव होएगा ही नहीं। तो सबसे पहले इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट होने चाहिए। जब आपको आपका वीजा मिलता है, जब आपको वीजा मिलता है तो उसमें आपने चेक करनी है अपनी डिटेल्स, कि लाइक जो आपके पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन है वही आपको वीजा पे मिली है ना, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस है, पर वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप ऑलरेडी उसको चेक करें और अपनी देन क्लासेस एंजॉय करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, कि अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं होता है, देन आपका वो लोग इंटरव्यू भी लेते हैं, जिसमें आपसे वो आपके वही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका इंटेंट टू स्टे, आप कितने टाइम रुकना चाहते हैं, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, ये आता है आपका जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट आपको कॉल करती है इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको मेल रिसीव होगी कि ये आपकी डिटेल्स है, आपने इंटरव्यू देना है। अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं होता है तो आप इसके लिए री अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, आप री अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, 90 डेज प्रायर, अगर आप यूएस से, सपोज करो आप यूएस से गए हैं दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद
आप अगर 1 दिसंबर को आप यूएस गए हैं, 1 जनवरी, 1 फेब, इससे पहले यानी कि आप 1 मार्च को अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 90 डेज के अंदर कर देते हैं तो आपके रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपने नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है डिनायल के, रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाई रिस्क। 90 डेज के अंदर जैसे ही आप गए और उसके 90 डेज के अंदर आपने वीजा अप्लाई कर दिया तो बहुत हाई रिस्क है कि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो बेटर है अपने 4th मंथ में आप उसको अप्लाई करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके पास 6 मंथ का वीजा होता है, तो ये टाइम आपके लिए एनफ होता है एप्लीकेशन का। तो एक और चीज हमारे पास आती है कि अप्लाई से लाइक आपका जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने आपको I-20 फॉर्म दे दिया है, यूनिवर्सिटी ने आपको या कॉलेज ने आपको अप्रूव कर दिया है, लेकिन आपको वीजा अभी तक नहीं मिला, नो एक्सटेंड। आपका यूएस का जो स्टेटस है वो अवेटिंग है, स्टेटस जो है आपका अवेटिंग है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लाइक आपका 1 मंथ या फिर 2 मंथ पहले ही आपका जो वीजा है वो खत्म हो जाएगा। आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है सपोज करें सितंबर में, और आपका जो वीजा है वो खत्म हो जाएगा जुलाई में। तो वीजा आपका खत्म हो रहा है किसमें, जुलाई में, और आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, सितंबर में। तो इस कंडीशन में आपने कोई भी वो नहीं लेना ट्रबल। आपने क्या करना है, जो आपका I-F39 फॉर्म है उसको दोबारा फिल करना है, रीअप्लाई करना है कि लाइक आपका जो वीजा है वो तो आपका कम उसमें खत्म हो रहा है, लेकिन आपका सितंबर में कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं इस कंडीशन के लिए अवेयर हूँ और मुझे आपसे हेल्प चाहिए। आप उनको अपना पूरा अपना एक लेटर लिख के दे साथ में कि ये सिचुएशन है और इसके लिए मुझे हेल्प करें। तो आपने ये वाला फॉर्म दोबारा फिल करके सबमिट कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूएस में स्टडी के क्या क्या फायदे हैं और आपको ये करियर में आपके कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे क्या कुछ इम्प्रूव हो सकता है। तो तब तक के लिए